नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ में भारतीय युवा मोर्चा नरसिंहपुर के अध्यक्ष माननीय प्रियांक जैन जी हैं। चूँकि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश का बिगुल, राजनीतिक बिगुल जो है फूंक दिया गया है। कई सारी बातें हैं, कई सारे वार्तालाप हैं जो नेताओं से होते रहे हैं, डिबेटों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से। उसी श्रृंखला में हम इस कदम को आगे बढ़ाते हुए प्रियांक जैन जी से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहला सवाल कि मध्य प्रदेश बजट 2023 को लेकर आपका क्या कहना है? एक बहुत ही शानदार, सभी वर्गों को छूने वाला, सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार द्वारा, में जो हमारे वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा जी द्वारा सभी वर्गों के हित वाला बजट लाया गया है। जिसमें कि सबसे पहले जो स्कीम लाई गई, लाडली बहना योजना, जो हमारी बहनें हैं जो घरेलू घर में घर गृहस्थी संभालती हैं, छोटे छोटे काम करती हैं, उनको प्रति महीना 1000 रुपये का जो आर्थिक संबल देने का फैसला मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बजट में किया गया है। निश्चित तौर पर इस योजना का बहुत अधिक दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेगा और हमारी बहनें स्वावलंबी होंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जहां मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कितनी कमी थी, आज से 20 साल पहले सिर्फ 5 कॉलेज हुआ करते थे, उनमें कुछ 300 या 400 सीटें हुआ करती थी। इस बार बजट में नए मेडिकल कॉलेज छोड़ने का भी प्रावधान लिया गया है और लगभग एमबीबीएस की सीटें 2000 से बढ़ा के 3500 कर दी गई हैं। इसके अलावा भी हर वर्ग को छूने वाली महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं आपका ध्यान एक और ले जाना चाहता हूँ। जब 2022 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय मात्र 30,000 रुपये सालाना थी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के लगातार शासन में बढ़ के लगभग 1,40,000 रुपये हो चुकी है। सिंचाई के लिए जहां बहुत कम सिंचित एरिया था, आज हम देखते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। बिजली जहां किसानों को 1 घंटे राशन की जैसी मिलती थी, आज आप किसानों से जाके पूछिए, हर खेत में 24 घंटे, हर गांव में, हर नगर में 24 घंटे बिजली मिल रही है। हमारा मध्य प्रदेश बिजली के मामले में और खाद्यान्न के मामले में सरप्लस हो गया है। जो हमारा मध्य प्रदेश पहले गरीब राज्यों में आता था, धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में विकासशील राज्यों में आया और अब विकसित राज्य बन चुका है। और इस बजट के माध्यम से हम समृद्ध राज्य जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश को, उस ओर बढ़ेगा। आपने बात खाद्यान्न को लेकर की, तो खाद्यान्न की जब आवश्यकता किसानों को होती है, उस समय किसानों का जोर प्रशासन को बुरा या भला कहने से वो चूकते नहीं है, क्योंकि इस समय हमने देखा है, इस वर्ष में देखा है कि यूरिया और डीएपी की किल्लत किसानों ने झेली है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो पुनः किसी भी चीज की तुलना पूर्ववर्ती सरकार या पूर्ववर्ती चीजों से की जा सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी एक किसान परिवार से आते हैं, जब बीते 20 साल पहले यूरिया या डीएपी या अन्य चीजों की उपलब्धता थी, वो कितनी कठिन थी, कितनी ब्लैक में बिका करती थी। आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा में हर किसान को निश्चित मात्रा में यूरिया और डीएपी लगातार मिल रही है। पहले किसान 1 या 2 फसल ले पाता था, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब मिनिमम 3 फसलें हर किसान अपने क्षेत्र में ले रहा, अपने अपने खेत में ले रहे हैं। इसके बाद भी लगातार मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा यूरिया डीएपी की लगातार आपूर्ति की जाती है। 1 या 2 दिन रैक न आने के चलते आपूर्ति बाधा हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी किसान ने बिना यूरिया डीएपी के अपनी फसल खेत में लगा दी हो, बीज बो दिए हो। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर घोषणावीर एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से कांग्रेस निरंतर हमलावर रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर घोषणा करते जाते हैं और करते धरते कुछ नहीं। इस तरीके का उनका कहना रहता है कांग्रेस पार्टी का। उस विषय पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस के तो पास आरोप के सिवा कुछ नहीं है। यदि मुख्यमंत्री कुछ करते धरते नहीं, तो 2003 में जो आप मध्य प्रदेश छोड़ गए थे, जो एक खस्ता हाल है, रोडें छोड़ गए थे, जहां करेली तक पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, किसान रोता था, 24 घंटे में बिजली नहीं आती थी, खेतों में 1 घंटे बिजली पहुंचती थी, गांव जुड़ते नहीं थे। बरसातों में हमने देखा है कि गांव के लोग शहर नहीं आ पाते थे। यदि मुख्यमंत्री से घोषणा करते, तो आज हम जो आप पिछड़ा, गरीब
मध्य प्रदेश छोड़ के गए थे, वो विकासशील होते हुए आज विकसित हो गया और समृद्ध की ओर बढ़ रहा है। क्या हो पाता? ये मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की लगातार योजनाओं के कारण हुआ है। मेरा मानना है और मैं आंकड़ों के साथ कहता हूँ, मध्य प्रदेश संपूर्ण देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इतनी अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। बच्चे शिशु के जब इस धरती में वो आता नहीं है, उसकी पहली किलकारी नहीं गूंजती, उसके पहले से लेके उसके मरणोपरांत तक की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार चला रही है। जो महिला सशक्तिकरण महाराज शिवराज सिंह जी के राज्य में हुआ है, जो उनकी सरकार विकसित हो गया और समृद्ध की ओर बढ़ रहा है। क्या हो पाता? ये मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की लगातार योजनाओं के कारण हुआ है। मेरा मानना है और मैं आंकड़ों के साथ कहता हूँ, मध्य प्रदेश संपूर्ण देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इतनी अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। बच्चे शिशु के जब इस धरती में वो आता नहीं है, उसकी पहली किलकारी नहीं गूंजती, उसके पहले से लेके उसके मरणोपरांत तक की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार चला रही है। जो महिला सशक्तिकरण महाराज शिवराज सिंह जी के राज्य में हुआ है, जो उनकी सरकार में हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ चिल्लाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणा नहीं करते, उस पर अमल भी करते हैं और उसका ही परिणाम है जो आज हम चारों ओर रोडों का जाल देख रहे हैं। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में जो देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की दूरगामी सोच का ही परिणाम है। किसानों की बात करें तो अभी सदन में कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी को कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि सदन द्वारा निलंबित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कई सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार के विरुद्ध बोली थी। चाहे वो किसानों का जो आय है उसको दोगुनी, जैसे अभी ले लें हम, तो किसानों को उन्होंने बोला है कि 3,000 प्रशासन को करना चाहिए गेहूं की कीमत। देखिए, जीतू पटवारी को तो ना तो उनकी पार्टी सीरियसली लेती है और ना ही हम लोग। उनका व्यक्तित्व काफी अराजक है। इससे पूर्व भी उनके कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहां वो गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जीतू पटवारी को अपनी पार्टी में सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए, पब्लिक में लाइमलाइट में आने के लिए लगातार वो मीडिया में इस तरीके के बयान देते रहते हैं। उनको ना उनकी पार्टी, ना जनता, ना हम लोग कोई सीरियसली नहीं लेता। कई सारे जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अदर कोई भी पार्टी हो, केंद्र सरकार कह लें या राजकीय सरकार कह लें, उन पर निरंतर जो प्रशासनिक जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग करने के आरोप निरंतर लगते रहते हैं। क्या कहना है आपका इस विषय पर? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो ईडी क्या कर लेगी और सीबीआई क्या कर लेगी? आप देखेंगे इन सभी नेताओं ने, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, डीएमके हो, ये लोगों ने देश को खोखला कर चुके थे। कांग्रेस के 10 साल के शासन में इतने हजारों करोड़ के घोटाले हुए, इतने हमने कभी इतिहास में नहीं देखे। और आज जब इनके भ्रष्टाचार पर चोट होती है, जब हमारे केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी जी जब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विगत 9 वर्षों में क्या आपने एक भी भ्रष्टाचार का मामला केंद्र सरकार में सुना है? लोग बताते हैं दिल्ली में जीरो भ्रष्टाचार हो गया केंद्र स्तर पर। तो यही पीड़ा विपक्षी दलों की है और जब उनके द्वारा किए गए पाप, उनके भ्रष्टाचार निकाल रहे हैं तो लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हैं। ये वही विपक्ष है जिन्होंने आधी रात में हमने देखा है कि कैसे डीएमके ने, एआईडीएमके ने हमारे वो क्या बोलते हैं करुणानिधि को घसीट के निकाला था, और जैसे जब करुणानिधि की सरकार आई तो कैसे सदन के अंदर जयललिता पे हमला हुआ था। सपा जहां लगातार बसपा को की सुप्रीमो मायावती को मारने तक की कोशिश हुई, और आज जब इन सभी की राजनीति खत्म हो रही है, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है जहां भ्रष्टाचार को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तब इन सभी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। और ये सब मिल चुके हैं और भ्रष्टाचार की पोलें तो खुलेंगी। यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्षियों का कहना होता है कि जो व्यक्ति पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाता है
वो भ्रष्टाचार मुक्त घोषित कर दिया जाता है। ये विपक्षियों का कहना रहता है, विपक्षी पार्टियों का कहना रहता है। इस पर आपकी क्या राय है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में लिया गया है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है? एक्चुअली ये सभी उनकी कुंठा है। लगातार जो जब से राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है और तब से उनकी लगातार कांग्रेस ही टूटती जा रही है। तो इनकी पीड़ा है, किसी न किसी बहाने से बाहर निकालेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। जो किसी भी दल से आया व्यक्ति या भारत देश का कोई भी व्यक्ति जो देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है। और आज पूरी जनता को, नेताओं को, सभी को दिख रहा है यदि इस देश को कोई विकास की राह पर लगातार आगे लेके जा सकता है 2047 में, जब भारत इस दुनिया का सबसे प्रबुद्धशाली और समृद्ध राष्ट्र बनेगा, तो यह काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए सभी दलों के अच्छे लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं और लगातार उनका स्वागत है। हमारे क्षेत्र में कहिए या नर्मदा क्षेत्र जो हमारा है, अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी तक, कहीं ना कहीं नर्मदा जी का जो जल है उसको दूषित करने का काम कई सारी फैक्ट्रियां कह लीजिए या कई सारी ऐसी बातें हैं जिनसे दूषित वो पानी हो रहा है नर्मदा जी का। इस विषय पर आपका क्या कहना? क्या ये ऐसी चीजें को कोई विकास की राह पर लगातार आगे लेके जा सकता है 2047 में, जब भारत इस दुनिया का सबसे प्रबुद्धशाली और समृद्ध राष्ट्र बनेगा, तो यह काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए सभी दलों के अच्छे लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं और लगातार उनका स्वागत है। हमारे क्षेत्र में कहिए या नर्मदा क्षेत्र जो हमारा है, अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी तक, कहीं ना कहीं नर्मदा जी का जो जल है उसको दूषित करने का काम कई सारी फैक्ट्रियां कह लीजिए या कई सारी ऐसी बातें हैं जिनसे दूषित वो पानी हो रहा है नर्मदा जी का। इस विषय पर आपका क्या कहना? क्या ये ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए? देखिए, मां नर्मदा जी हम सभी के लिए राजनीतिक का नहीं, आस्था का विषय है। मां नर्मदा जी हमारी जीवन से जुड़ी हुई हमारी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और हम उनको माँ के रूप में पूजते हैं, देवी के रूप में पूजते हैं। निश्चित तौर पे जो नर्मदा जी की सफाई का आपने विषय उठाया है, निश्चित तौर पे मां नर्मदा के तटों पे लगातार गंदगियां बढ़ रही हैं और इसके लिए जन जागृति की आवश्यकता है। ये अकेले प्रशासनिक या सरकार के स्तर पर मां नर्मदा की सफाई नहीं हो सकती। इसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, जन जागरण चलाने पड़ेंगे। मैं कई बार भंडारों में जाता हूँ नर्मदा जी में, मैं देखता हूँ जो भंडारों में जो बर्तन यूज किए जाते हैं वही मां नर्मदा के जल में जाके धोते हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं गाड़ियां धो रहे हैं, लगातार गंदगी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर फैक्ट्रियों का भी जो जल मां नर्मदा मिल रहा है उस पर भी रोक लगनी चाहिए और उसकी दिशा में एक प्रयास होना चाहिए। परंतु मेरा मानना है सरकार या प्रशासन अकेला यह काम नहीं कर सकता। संपूर्ण जनता को अपनी मां नर्मदा को साफ करने का प्रयास करना पड़ेगा और इसके लिए बड़े अभियान चलाने की आवश्यकता है। हमारे गृह क्षेत्र गाडरवारा में कांग्रेस की जो विधायिका हैं माननीय सुनीता पटेल जी, उनके द्वारा क्षेत्र में निरंतर जुआ, सट्टा या ऐसे मादक पदार्थों का जो आरोप है वो लगाया जाता है कि क्या ये चीजें बंद होना चाहिए? क्या कहना है आपका इस विषय पर? मेरा बस इतना कहना है कि चुनाव निकट आ गया है, 6 महीने बाद चुनाव है, इसलिए मेरे सम्माननीय विधायक जी, उनको ये सब चीज़ों की याद आ गई है। विगत 4 साल से वो विधायक हैं, 1.5 साल जब कांग्रेस सरकार रही, जब भी रही, तब उनको इन सब चीज़ों की याद क्यों नहीं आई? निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव को नजदीक देखते हुए राजनीति का मुद्दा है, वो कोई बहुत अधिक गंभीर मामला नहीं है। हम एक ऐसे गाडरवारा में हैं, कई वर्षों से गाडरवारा की एक डोर जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमने सरकार तक पहुंचाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें नाकामयाब रहे हैं। वो बात ये है कि गाडरवारा युवाओं का देश है और निश्चित तौर पर युवा ही आगे आके भारत की देश की कमान संभालेंगे और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को 200+ पार ले जाने के लिए लगातार युवाओं के बीच जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं युवाओं के लिए बनाई गई हैं, सभी वर्गों के लिए बनाई गई हैं, उनको युवाओं के बीच ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम युवा मोर्चा करेगा। कहीं ना कहीं चुनाव का समय नजदीक है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भाजपा जब चुनाव को देखती है तो कहीं ना कहीं राम और धर्म को एक जरिया बनाती है।
इस विषय पर आपका क्या कहना है? खासतौर पर ये मुद्दा चुनाव के समय पे उठता रहा है, भाजपा के द्वारा उठाते रहे हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उसके विषय में क्या कहना? देखिए, हिंदुत्व हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व हमारी विचारधारा है। हम चुनाव लड़ने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाते। 2014 के पहले हम जब देखते, जब सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, 2014 के पहले किस तरीके से षड्यंत्रकारियों ने, वामपंथी और कांग्रेसियों ने भारत का जो सुनहरा इतिहास था उसको दबा के रखा था। हमारे धर्म को लगातार अन्य माध्यमों से, बॉलीवुड, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको कमतर करके दिखाया जाता था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रकृति प्रदत्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, जो उन्होंने लोगों के मन में पुनः हिंदुत्व की भावना जागृत की। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र था और क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों इस देश में बहुसंख्यक के हितों की बात नहीं होनी चाहिए? क्यों इस देश में हिंदुओं को या हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको लगातार दबाए रखा जाए? क्यों नहीं होनी चाहिए बात? धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। यदि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती तो मुसलमान या अन्य जो माइनॉरिटी उनको लिए मकान नहीं बनाती। हम यदि कोई रोड बनाते हैं तो हिंदू मुस्लिम का घर देख के नहीं बनाते। यदि खाद्यान्न योजना प्रधानमंत्री द्वारा 80 लाख परिवारों को दी जा रही है तो उसमें हिंदू मुस्लिम देख के नहीं दिया जा रहा है। कोई भी योजना, यदि हमारी लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री द्वारा लाई गई है, किसी वर्ग को देख के नहीं लाई गई है। मुझे आप एक योजना केंद्र या राज्य सरकार की बताइए जो वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए या तुष्टीकरण की राजनीति करके लाई गई हो। तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस के जमाने में होती थी, जब हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी और अमरनाथ की यात्रा के लिए कर लिया जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति बंद की है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते और ना ही तुष्टीकरण की राजनीति पसंद करते। तो ये थे हमारे साथ नरसिंहपुर जिला के युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रियांक जैन जी। कैमरामैन अतुल कुमार के साथ मैं संकेत नायक, पब्लिक लाइव। धन्यवाद।